जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सौरमंडल के बारे में। दोस्तों सौरमंडल यानी जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम। दोस्तों ये बहुत ही एक लंबा चैप्टर है और आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। यदि जियोग्राफी का चल रहा हो, यदि 25 क्वेश्चन आएंगे जियोग्राफी से, तो उसमें 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? सौरमंडल से आएंगे और बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल के बारे में और सौरमंडल की पूरी क्या करेंगे? संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सौरमंडल की पूरी संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आकाशीय पिंड। सौरमंडल से पहले भी कुछ चीज़ होती है जो आपको जानकारी देना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले आप पढ़ते होंगे आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड का नाम सुनते होंगे तो आप संकोच में पड़ जाते होंगे कि आखिर में आकाशीय पिंड क्या होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए, आकाशीय पिंड ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आकाश प्लस पिंड। तो जो आकाश में जो पिंड दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। यानी आकाश में दिखाई देने वाले सभी पिंडों को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है नक्षत्र मंडल। कि नक्षत्र मंडल क्या होता है? देखिए दोस्तों, यदि आप रात्रि में छत पर सोते होंगे तो आप देखते होंगे कि कई तारे मिलकर एक नई नई आकृतियाँ का निर्माण करते हैं और वही आकृतियाँ क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। दोस्तों यदि आप रात्रि के समय छत पर सोते होंगे तो कुछ स्टार मिलकर, कुछ तारे मिलकर एक नई नई विभिन्न आकृतियाँ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी है? तो नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी है? 89 है। दोस्तों नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी है? 89। यानी हिंदी में कहें तो 89 है नक्षत्र मंडल की संख्या। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, तारा, क्योंकि सूर्य एक तारा है तो हम लोग सबसे पहले तारा से शुरुआत करते हैं कि तारा क्या है। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा होती है उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो यदि कोई पूछे कि तारा की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कोई पिंड तारा है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो उसके बाद खुद की ऊष्मा और प्रकाश होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि सौरमंडल। यहाँ से हम लोग सौरमंडल को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सौरमंडल किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, सौरमंडल इसे क्या है? इसे सौर परिवार के भी नाम से जानते हैं। देखिए, सौर परिवार का मतलब होता है, सौर का मतलब सूर्य, परिवार का मतलब सदस्य, यानी सूर्य के सदस्य या सूर्य के परिवार। देखिए दोस्तों, सौरमंडल को सौर परिवार के भी नाम से जानते हैं। सौर का मतलब सूर्य, परिवार का मतलब परिवार या सदस्य, यानी सूर्य के परिवार। तो सूर्य के परिवार या सदस्य कौन है? तो सूर्य के परिवार या सदस्य 8 ग्रह हैं। उसी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। लेकिन अजीब लग रहा है, यदि आपको परिभाषा के माध्यम से बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य से स्टार्ट होगा। जैसे सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा उल्का पिंडों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, याद हो जाएगा। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा उल्का पिंडों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को कहते हैं सौरमंडल। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि सौरमंडल को सौर परिवार के भी नाम से जानते हैं। और देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि मुखिया, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो उसे सूर्य कहते हैं, क्योंकि सौरमंडल का प्रधान ही सूर्य होता है। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं सूर्य के बारे में जानकारी लेना कि सूर्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सूर्य से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं कि सूर्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बताया जा रहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में उपस्थित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताया जा रहा है कि सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है जो सौरमंडल के क्या है? केंद्र में उपस्थित है। देखिए दोस्तों, दूसरा है कि सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। कैसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल का प्रधान कौन है? आपको ऑप्शन दे देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। लेकिन आप पढ़े रहेंगे, आपको याद होगा तो आप मारेंगे सही आंसर सूर्य। तो देखिए दोस्तों, सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। अब देखिए, अपने अक्ष पर
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या करता है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि अपने अक्ष पर यानी अपने ही जगह पर, ऐसे अपने ही जगह पर घूमना, अपने ही जगह पर घूमना। और परिक्रमण का क्या मतलब होता है, परिक्रमण मतलब परि मतलब उसके चारों ओर परिक्रमा करना। ये देखिए दोस्तों, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। और किसी दूसरे पिंड का चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिभ्रमण करते हैं। यानी सूर्य परिभ्रमण कैसे करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो देखिए, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन घूमता है, सूर्य घूमता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य नहीं लिखा हूँ क्योंकि सूर्य हम लोग का हेडिंग है। देखिए दोस्तों, इसका मध्य भाग 25 दिन तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। देखिए दोस्तों, इसका मध्य का भाग यानी जो सूर्य का मध्य का भाग है, ये मध्य का भाग है, ये 25 दिनों में, तथा जो ध्रुव का भाग है, ये ध्रुव का भाग है, वो 35 दिनों में घूर्णन करता है। यानी जो ये बीच का भाग है वो 25 दिनों में घूर्णन करता है, और जो ध्रुव का भाग है वो 35 दिनों में घूर्णन करता है। अब देखिए दोस्तों, एक खास बात, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है, लेकिन इसमें से कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस पाए जाते हैं। अन्य गैस का मतलब अन्य तत्व, अन्य एलिमेंट पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की यदि संख्या देखें तो ये 71% 71% क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और 26.5% क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। इसके अलावा अन्य तत्वों की बात की जाए तो 2.5% में अन्य तत्व सम्मिलित रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य जो अदर एलिमेंट होते हैं वो 2.5% में सम्मिलित होते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य का केंद्रीय भाग, जो सूर्य का केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। यानी सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान, यदि पूछे कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों, अब कहेंगे कि केंद्र का तापमान यानी जो सूर्य का नाभि का तापमान होता है। मान लीजिए ये सूर्य है, इसके नाभि का तापमान पूछे, यहाँ पर नाभि का तापमान पूछे तो क्या होगा दोस्तों, इस नाभि का तापमान पूछे तो नाभि का तापमान होगा 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों, सूर्य के बाहरी सतह का यानी जो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान पूछे तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, तो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान पूछे तो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य उदय होता है तो उसको भी कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके मन में संकोच होता होगा कि सूर्य ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, आखिर में हम लोग भोजन लेते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो सूर्य हमें उष्मा और प्रकाश देता है वो अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य क्या करता है, अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जाएगा एग्जाम में, अवश्य पूछा जाएगा। यदि सूर्य से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से अवश्य पूछा जाएगा कि सूर्य अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा सूर्य अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य की उम्र, जैसे हम लोग की उम्र है कि हम लोग 75 वर्ष जिएंगे, 80 वर्ष जिएंगे, 60 वर्ष जिएंगे, 65 वर्ष जिएंगे, उसी तरह एक सूर्य की भी लिमिट है, या क्या है, अनुमानित लिमिट है। दोस्तों, हम लोग की कोई अनुमानित लिमिट है नहीं दोस्तों, हम कब मर सकते हैं, कब जी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह सूर्य की एक अनुमानित लिमिट मान लिया गया है कि सूर्य इतना देर तक इसकी जिंदा रह सकता है। तो देखिए, सूर्य की उम्र क्या है, 5 बिलियन वर्ष। यदि सूर्य की उम्र पूछा जाए आपसे कि सूर्य की उम्र क्या है, तो 5 बिलियन वर्ष इसका उम्र है। अब देखिए दोस्तों, आते हैं भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय। यदि
ये तो इसकी पूरी उम्र हो गई। अब बताया जा रहा है कि भविष्य में कितने समय तक अभी सूर्य हमें ऊर्जा और प्रकाश दे सकता है, ऊष्मा और प्रकाश दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, 10⁻11 वर्ष यदि समय है, 10⁻11 वर्ष, यानी सूर्य को हम लोग कब तक देख सकते हैं 10⁻11 वर्ष तक। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में क्या करता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के व्यास के 110 गुना। देखिए सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। किसका? देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जितना व्यास है, पृथ्वी का जो देख रहे हैं, ये पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जितना पृथ्वी का व्यास है उसके 110 गुना क्या है, सूर्य का व्यास है। वही यहाँ लिखा है कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और पृथ्वी के व्यास के 110 गुना, यानी जितना पृथ्वी का व्यास है उसके 110 गुना कितना सूर्य का व्यास है। अब देखिए सूर्य की चाल। देखिए दोस्तों, सूर्य की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में सूर्य की कितनी चाल है, तो 3 लाख किलोमीटर जाएगा दोस्तों। 3 लाख चल जाएगा। यदि आप अभी बोल भी नहीं पाएंगे तो तब तक सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, 3 लाख किलोमीटर तय कर लेगा। तो सूर्य की चाल पूछा जाता है दोस्तों, सूर्य की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में सूर्य की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पूछा जाए, देखिए ये लगभग में क्यों देता है दोस्तों, क्योंकि ये अनुमानित मान है, एकदम एक्यूरेट समय नहीं है। देखिए दोस्तों, जब एक्यूरेट समय नहीं दिखाया जाता है तो क्या बताया जाता है, लगभग। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य दूर है पृथ्वी से। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा भी कंडीशन आता है जब सूर्य और पृथ्वी एकदम नज़दीक आ जाते हैं, और एक ऐसा भी घड़ी आता है जब सूर्य और पृथ्वी एक सबसे अधिकतम दूरी पर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब सबसे नज़दीक की दूरी पर होते हैं, सबसे न्यूनतम जो दूरी होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है उपसौर कहलाता है। और ये किस दिन देखने को मिलता है, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए उपसौर की क्रिया कब होती है, 3 जनवरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी, सबसे नज़दीकी दिन यही होता है दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य की सबसे नज़दीकी बिंदु यही होता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह घटना कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी दूरी कितनी आ जाती है, तो इसकी दूरी आ जाती है, इसका तो है 15 करोड़, दूरी कितनी है 15 करोड़, लेकिन घटकर कितनी आ जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। देखिए दोस्तों, कि मैं कहा कि उपसौर का मतलब उप का मतलब कम और अप का मतलब ज़्यादा। तो उप का मतलब क्या होगा, इसमें पृथ्वी क्या हो जाएगी और सूर्य एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह किस दिन होता है, तो 3 जनवरी को होता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी दूरी कितनी हो जाती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब इसी के विपरीत होता है अपसौर, यानी सबसे अधिकतम दूरी पर चले जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। देखिए दोस्तों, 15.21 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम। देखिए दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक है, देखिए दूरी के क्रम में बताया गया है। देखिए सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। देखिए दोस्तों, ये दूरी का क्रम है, ये घटते क्रम है। देखिए इधर से देखेंगे तो ये बढ़ता क्रम है दूरी के हिसाब से, और इधर से देखेंगे तो ये घटता है। सूर्य के जस्ट के बाद कौन आता है, बुध आता है, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी का मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण।
तो देखिए दोस्तों, इतनी हम लोग की इंफॉर्मेशन हो गई सन के बारे में। सन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि मुखिया कौन होता है, सौरमंडल का मुखिया कौन है या प्रधान कौन है, तो सौरमंडल का मुखिया है सूर्य है। अब देखिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में उपस्थित होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं, जो आपको मैं बता दिया कि सूर्य को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए परिभ्रमण पूछे, यदि परिभ्रमण पूछे सूर्य का, तो सूर्य परिभ्रमण करते समय किस दिशा होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य क्या करता है, जब अपने अक्ष पर घूमता है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस। तो यहाँ पर पूछेगा कि हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है सूर्य में, तो 71%। हीलियम कितना पाया जाता है, तो 26.5%। और अदर कितना, अदर को नहीं पूछता है। देखिए दोस्तों, अब देखिए, सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, यहाँ से पूछ सकता है। और जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पूछता है कि सूर्य अपना ऊर्जा कहाँ से कैसे प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करता है। सूर्य की उम्र शायद कम पूछता है, लेकिन यहाँ से पूछता है दोस्तों। देखिए, सूर्य की चाल कितनी होती है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी होती है। उसके बाद पूछता है कि अवसौर की क्रिया कब होती है और इसमें ये किस तारीख को होती है, और अवसौर और उपसौर की क्रिया किस तारीख को होती है, और इसमें सूर्य अधिकतम बिंदु तक कब आता है और अधिकतम ऊंचा कब जाता है, यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है और अधिकतम दूरी कितनी होती है। अब देखिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं जो इनसे हट कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इसको पहले बताना चाहता था, लेकिन इस जानकारी को पहले देना चाहता था, उसके बाद मैं इसको बताना चाहता था। तो देखिए दोस्तों, भूकेंद्रीय सिद्धांत, इसको दिया था, किसने दिया था भूकेंद्रीय सिद्धांत को, तो इसको टालमी ने दिया था। टालमी कौन था, तो यूनान के खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री जो क्या करते हैं, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूकेंद्रीय सिद्धांत में इन्होंने यह बताया, इन्होंने सौरमंडल का मुखिया किसे माना, तो पृथ्वी को माना। देखिए दोस्तों, कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर भू का मतलब भूकेंद्रीय, यानी इसमें कि इसको केंद्रीय किसको माना जाता है, इसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया है। सौरमंडल का केंद्र, केंद्रीय मतलब केंद्र, भू का मतलब पृथ्वी, यानी सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी को माना गया है। इसको कौन माना, इसको टालमी ने माना। अब देखिए, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, इसमें केंद्र माना गया है किसको, सूर्य को। देखिए, केंद्र माना गया है सूर्य को, तो ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसमें केंद्रीय माना गया है भू का मतलब भूमि यानी पृथ्वी को, तो ये क्या है, भू केंद्रीय सिद्धांत। इसको दिया था टालमी ने और इसको दिया था कापरनिकस ने। ये कहाँ के थे, तो ये पोलैंड के थे और ये यूनान के थे। अब देखिए दोस्तों, देखिए, इन्होंने बताया जो भू केंद्रीय सिद्धांत है, इन्होंने बताया कि जो प्रारंभ में पृथ्वी सौरमंडल की केंद्र थी, यानी जो प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, सौरमंडल के केंद्र में उपस्थित थी। लेकिन उसके बाद जो आए भूगोलवेता या कह सकते हैं खगोल शास्त्री, उन्होंने कहा कि सूर्य क्या है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है और चारों ओर ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया ये क्या कहते हैं, तो पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम क्या है, कापरनिकस। अब देखिए दोस्तों, सौरमंडल के खोजकर्ता किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का खोजकर्ता किसे कहते हैं, कापरनिकस को ही कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, तो सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, तो कापरनिकस है। दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मेरा महत्व था कि आपको सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन देना। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कट ऑफ कर दिया, और अगले वीडियो में जानेंगे कंटिन्यू केवल ग्रह के बारे में। दोस्तों, उसमें हम लोग 8 ग्रह के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मैं ऐसा सोचा दोस्तों कि आप सभी को सूर्य के बारे में कोई जानकारी अधूरी न रह जाए, कुछ छूट न जाए, इसीलिए मैं सोचा कि सूर्य को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद।